मैं योगेश चंद्र शर्मा, सह आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय, बीए पार्ट सेकेंड, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, पेपर सेकेंड। इसमें हम कृषि प्रदेश और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको 6 प्रकार के कृषि प्रदेश और उनके वितरण और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में बात की। आज हम उसके अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं, भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। इसके नाम से हमें यह संकेत मिलता है कि भूमध्य सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। लेकिन यह आप इसे हम अच्छे से समझ लें कि भूमध्य सागरीय जो शब्द है वह क्षेत्र से तो संबंधित है, लेकिन वह एक जलवायु का प्रकार भी है। यानी भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ जहाँ पाई जाती है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह यूरोप या भूमध्य सागर के आसपास के देशों में ही कृषि होती है। यह एक गलत परसेप्शन है, इसे हमें सुधारना है, क्योंकि इस प्रकार की जो जलवायु है वह उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में भी है, दक्षिणी अमेरिका में चिली में भी पाई जाती है, दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर भी पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में भी इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। इस प्रकार से उत्तर में जो कोरिया और उत्तरी रूस है उसमें भी इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु में एक विशिष्ट प्रकार का कार्य है, जो विशेषताओं की दृष्टि से और गुणों की दृष्टि से दूसरे जो कृषि प्रकार है उनसे अपनी भिन्नता रखता है। भौगोलिक दृष्टि से भूमध्य सागरीय कृषि सबसे लोकप्रिय तथा विशिष्ट प्रकार की कृषि है। यह कृषि की प्राचीन पद्धति है जो प्राकृतिक और मानव के परस्पर सहयोग को दर्शाती है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागरीय जो कृषि है यह मानव और वातावरण के मध्य अंतर संबंध, उनके मध्य जो समायोजन है, अनुकूलन है, उसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है। और इसके संदर्भ में मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि भूमध्य सागरीय जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कह सकता हूं कि जब हम वर्षा और तापमान के संदर्भ में बात करते हैं तो भूमध्य सागरीय जलवायु जिसमें सर्दियों में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, मानसूनी जलवायु के संदर्भ में जब हमने इन्हीं दोनों तथ्यों को देखा था तो हमने कहा था कि 8 महीने शुष्कता और 4 महीने वर्षा काल। यहाँ पर हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वह ग्रीष्मकाल में होती है, जबकि भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा शीतकाल में होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। तो ये जो प्रमुख जलवायु की विशेषता है, इस कारण से भूमध्य सागरीय कृषि एक विशिष्ट प्रकार धारण कर चुकी है। इसके वितरण के संदर्भ में भूमध्य सागरीय कृषि दक्षिणी यूरोप के उत्तरी तथा पश्चिमी एशिया के अफ्रीका, भूमध्य सागर तटीय देशों, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में मध्यवर्ती चिली तथा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित है। सभी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में एक समान भौगोलिक पर्यावरण मिलता है। इन प्रदेशों की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं आर्द्र एवं मृदु, यानी मॉइस्ट रहता है ये क्लाइमेट यहाँ का, और माइल्ड रहता है। बहुत ज़्यादा हार्श शीतकाल नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्श ग्रीष्मकाल नहीं है, और शीतकाल और ग्रीष्मकाल और शुष्क ग्रीष्मकाल रहता है। तो शीतकाल जो है वो आर्द्र और मृदु है और उष्ण जो है वो उष्ण या ग्रीष्मकाल जो है वो शुष्क रहता है। और समुद्री पवनें, जो कि समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र होने के कारण समुद्री पवनों का जो समकारी प्रभाव है वो भी इस कृषि के अंदर हमें देखने को मिलता है। यानी एक प्रकार से आर्द्र प्रकार की जलवायु है जिसमें शीतकाल में वर्षा होती है और उस आर्द्रता का प्रभाव यहाँ की फसलों के चयन में, यहाँ की फसलों के उत्पाद पर पड़ता है। भूमध्य सागरीय कृषि की कुछ विशेषताएं हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें है मौसमी वर्षा की सहायता से खाद्यान्न एवं सब्जी का उत्पादन। अभी हम आगे इसमें देखेंगे कि खाद्यान्नों के अंदर कौन सी फसलें हैं और फलों की कौन सी फसलें यहाँ पर पैदा की जाती है। सिंचाई के बिना शरद ऋतु में पलने वाली जैतून, अंजीर, अंगूर, छुआरे आदि फसलों का उत्पादन। ये जो फसलें हैं, इन फसलों को यदि हम ध्यान से देखें तो ये सभी रसदार फल हैं और रसदार फलों
और जैतून, अंगूर और अंजीर ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं जो औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सिंचाई की सहायता से फल, सब्जी, चारा आदि ग्रीष्मकालीन फसलों का उत्पादन लिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं ग्रीष्मकाल यहाँ पर शुष्क है, ऐसी स्थिति में सिंचित क्षेत्रों में इस प्रकार फल, सब्जी और चारे का उत्पादन लिया जाता है। इसके अलावा छोटे पशुओं का पालन जो शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों में तथा ग्रीष्मकाल में निम्न भूमियों में चरते हैं। पर्वतीय क्षेत्र जहाँ जहाँ भी है इस जलवायु से संबंधित, वहाँ पर ग्रीष्मकाल और शीतकाल इसमें मौसमी पशुओं का स्थानांतरण होता है, पशुचारण के क्षेत्रों में बदलाव आता है। दूसरी विशेषता है भूमध्य सागरीय कृषि का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण प्रत्येक प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निर्वाहक तथा नकदी फसलों का उत्पादन। जो खाद्यान्न है उसे जीवन निर्वाह के रूप में उगाया जाता है या उत्पन्न किया जाता है। उसके साथ साथ ही नकदी फसलें जो है जैसे जैतून है, अंगूर है और अन्य रसदार फल हैं, नींबू वर्गीय, मौसमी, नारंगी, इनका उत्पादन नकदी फसलों के रूप में किया जाता है। वाणिज्यिक तथा निर्वाहक फसलों के सापेक्ष महत्व पर वर्षा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यानी वर्षा यहाँ पर एक ऐसा कारक है जो यहाँ की फसलों के लिए ये तय करता है कि वे व्यापारिक स्वरूप वाली होंगी या जीवन निर्वाहक स्वरूप वाली होंगी। उदाहरण के लिए मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया ये भी भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र हैं, लेकिन ये अफ्रीका के उत्तर में सहारा से जुड़े हुए हैं। ये उत्तरी अफ्रीकी देशों में अत्यंत कम वर्षा होती है, इस कारण से जौ तथा बकरी की खालों का उत्पादन अधिक महत्वपूर्ण, अर्थात यहाँ पर पशुपालन का महत्व ज़्यादा है और खाद्यान्नों में जौ का उत्पादन होता है। जबकि दक्षिणी यूरोपीय देशों में पर्याप्त वर्षा के कारण गेहूं तथा भेड़ पालन अधिक महत्वपूर्ण है। कृषि सघन तथा विस्तृत दोनों प्रकार की होती है। जहाँ जैसा कि हम सब इससे पूर्व में परिचित हैं कि सघन कृषि से अभिप्राय जहाँ पर जनसंख्या का सघन जमाव भी है और साथ ही जनसंख्या, मानव श्रम और छोटे से कृषि क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन लेने की प्रवृत्ति। और विस्तृत कृषि से अभिप्राय जहाँ पर वर्षा की कमी है, जहाँ पर जनसंख्या की कमी है, ऐसे में विस्तृत प्रकार की कृषि की जाती है। तो उत्तरी अफ्रीका के जो ये देश हैं जिसके अंदर अभी अपन ने नाम देखा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इनमें विस्तृत प्रकार की कृषि है, साथ ही पशुपालन के अंदर बकरी का स्थान है। जबकि यूरोप के दक्षिण के अंदर फैले हुए भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में भेड़ का स्थान है और खाद्यान्नों में गेहूं उत्पन्न किया जाता है। स्थानीय भौतिक एवं सांस्कृतिक दशाएं यह निश्चित करती है कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त कृषकों की दक्षता और उनकी पसंद, नगरीय बाजारों की उपस्थिति, सरकारी सहायता, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच भी फसलों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो विशेषता है जिसका भी हमने जिक्र किया, ये विशेषता यूरोपीय देशों के संदर्भ में और अफ्रीकी देशों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से भिन्नता रखती है। इसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यूरोपीय देश बहुत उन्नत हैं, व्यापारिक उनका स्वरूप है और साथ ही खाद्यान्न और रसदार फलों से संबंधित व्यापार, विपणन सभी कार्य वहाँ पर किया जाता है। जबकि उत्तरी अफ्रीका के जो देश है उनमें इस प्रकार की जलवायु होने पर भी वर्षा की कमी, जनसंख्या का अभाव, ये सब बातें उनसे यूरोप से इसे भिन्न करती है। पांचवी विशेषता है भूमध्य सागर तटीय क्षेत्रों में अंगूर तथा जैतून दो प्रमुख नकदी फसलें हैं। देखिए यहाँ पर अंगूर और जैतून नकदी फसलें हैं, यानी व्यापारिक इसका स्वरूप है। विश्व की लगभग 2/3 शराब का उत्पादन इटली, फ्रांस और स्पेन में होता है। यहाँ पर शराब का जिक्र इसलिए हुआ है कि अंगूर से शराब बनाई जाती है और जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 2/3 से अभिप्राय लगभग 66% शराब का उत्पादन इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। यूनान का विशेषीकरण शराब और किशमिश उत्पादन में है। स्पेन में संतरे, नारंगी, जैतून के तेल तथा शराब का विशेषीकरण मिलता है। भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में जैतून और अंगूर व्यापारिक फार्मों का आय के दो प्रमुख स्रोत हैं। लगभग आधी कृषित भूमि पर खाद्यान्नों में मुख्यतः गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। कैलिफोर्निया में सब्जी, फल और फूलों का उत्पादन लिया जाता है। साथ ही कैलिफोर्निया में रसदार फलों तथा अन्य फलों का उत्पादन विशेषतः किया जाता है। उद्यान कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर अन्य भूमध्य सागरीय प्रदेशों में भी प्रचलित है। दक्षिणी अफ्रीका में जैम तथा रसदार फलों का संरक्षण किया जाता है। इंग्लैंड के बाजारों में उसकी आपूर्ति की जाती है।
टर्की जो माइनर एशिया माइनर कहलाता है, टर्की के एडेना मैदान में कपास उगाई जाती है। रूस में काला सागर के पूर्व में सब्जी तथा फलों की खेती की जाती है। तो इसमें कुछ व्यापारिक फसलें भिन्नता रखती है, लेकिन वे स्थानीय रूप से उनका महत्व है। सातवीं विशेषता है फसलों के अंतर्गत क्षेत्र की दृष्टि से भूमध्य सागरीय कृषि में खाद्यान्न फसलें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ कठोर शीतकालीन गेहूँ प्रमुख खाद्यान्न है और निकृष्ट भूमियों पर जौ उगाया जाता है। निकृष्ट भूमि का अभिप्राय जिनकी उपजाऊ क्षमता कम है, जहाँ वर्षा की कमी है, वहाँ पर जौ का उत्पादन लिया जाता है। आठवीं विशेषता है कृषि सघन तथा विस्तृत दोनों प्रकार की। इसके बारे में मैं पूर्व में जिक्र कर चुका हूँ। जहाँ मानव श्रम का सघन रूप से प्रयोग होता है, भूमध्य सागरीय बेसिन, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका के कृषक सघन कृषि में मानवीय श्रम का अधिक उपयोग करते हैं, जबकि कैलिफोर्निया तथा ऑस्ट्रेलिया के कृषक विस्तृत खेती करते हैं। वे खेती में मशीनरी का अधिक उपयोग करते हैं। यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है और जनसंख्या का जो बसाव है, वह भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो कृषि को विस्तृत अथवा सघन स्वरूप प्रदान करता है। इन प्रदेशों में शुष्क कृषि अधिक प्रचलित है। कुछ क्षेत्रों में सघन सिंचित कृषि भी होती है। सिंचाई से सब्जी तथा फलों की मात्रा तथा गुण दोनों में वृद्धि होती है और खेत प्राय छोटे तथा अनियमित होते हैं। ये इससे समझ में आता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु एक प्राचीन और परंपरागत कृषि क्षेत्र है। इस कारण से यहाँ पर खेतों का आकार परिवारों के संदर्भ में छोटा देखा गया है और अनियमितता उसमें पाई जाती है। कृषकों को पशु पदार्थों से भी कुछ आय प्राप्त होती है, किंतु जलाभाव तथा ग्रीष्म में उत्तम चरागाहों की कमी होने से पशु उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ कृषक परंपरागत रूप में मौसमी प्रवाह भी अपनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शीतकाल में वे दक्षिण ढालों पर उतर आते हैं और ग्रीष्मकाल में वे पर्वतीय शिखरों पर चले जाते हैं। इस प्रकार ये प्रथा समाप्त हो गई है। भेड़ तथा बकरियां पालतू पशु हैं। तो इस प्रकार से भूमध्य सागरीय कृषि अपने विशिष्ट स्वरूप के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हमें इसी रूप में इसको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें फल, सब्जियां और खाद्यान्न इन तीनों का संबंध है और साथ ही पशुपालन का भी महत्व है तथा ये दोनों प्रकार की है, जिसमें सघन व्यापारिक कृषि है और साथ ही जीवन निर्वाह कृषि भी इसमें सम्मिलित है। इस कारण से ये अपनी विशिष्टता रखता है। कृषि का एक अन्य प्रकार आठवां, जिसको पशुपालन लाइव स्टॉक रेंचिंग नाम दिया गया। पशुपालन का अभिप्राय विस्तृत क्षेत्र पर पशुओं के वाणिज्यिक चारण से है। यानी पशुपालन का जो ये स्वरूप है, ये वाणिज्यिक प्रकार का है, जिसमें बाजार की शक्तियाँ अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साथ ही उत्तम तकनीक और पूंजी भी इसमें पर्याप्त मात्रा में लगी हुई होती है। यह अर्धशुष्क तथा शुष्क प्रदेशों में अनुकूलित कृषि का एक प्रकार है। अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर पूंजी के द्वारा अन्य सुविधाओं को उत्पन्न किया जाता है और इस प्रकार की कृषि और पशुपालन किया जाता है। यह व्यवसाय पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय बाजारों के लिए मांस तथा ऊन उत्पादन के लिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया गया था। यह उन विकसित प्रदेशों में सीमित है जहाँ वनस्पति विरल है तथा मिट्टियाँ कृषि के लिए अनुपयोगी है। पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, उबड़ खाबड़ क्षेत्र जहाँ पर घास की पर्याप्त सुविधा है और मौसम भी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, वहाँ पर इस प्रकार के लाइव स्टॉक का यानी पशुपालन का कार्य किया जाता है। यह अनुकूलित कृषि से अभिप्राय है कि चूँकि पूंजी और अन्य तकनीक के अधिक सहयोग से ये व्यापारिक स्वरूप प्राप्त कर चुका है, इसलिए मांस और ऊन के लिए पशुपालन किया जाता है और साथ ही चरागाहों का विकास कृषि के संदर्भ में पशुपालन के लिए किया जाता है। ये कहाँ पर किया जाता है? जैसे पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र है, पहला पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा, पश्चिमी यूएसए तथा कनाडा एवं मेक्सिको के संलग्न भाग। ये वो क्षेत्र है जो पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है और जनसंख्या से लगभग इसमें जनसंख्या का अभाव है। दूसरा क्षेत्र वेनेजुएला के लानोस, फिर तीसरा है ब्राज़ील के सरताओ और चौथा है यूरुग्वे तथा अर्जेंटीना के पाम्पा एवं पेटागोनिया के चाको और पांचवा है दक्षिणी अफ्रीका के कारू, ऑस्ट्रेलिया के शुष्क आंतरिक भाग तथा न्यूजीलैंड का
दक्षिणी द्वीप। ये जो वितरण, क्षेत्रीय वितरण हमने देखा है, इन सभी में हमें ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर वर्षा कम होती है, भूमियाँ जो है अनुपजाऊ है और साथ ही पठारी क्षेत्र है या मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय दशा है। ऐसी स्थिति में कृषि से भी ज़्यादा पशुपालन का महत्व इन क्षेत्रों में हो सकता है। स्पेन तथा पुर्तगाल को छोड़कर यूरोप में अन्यत्र कहीं भी रेंचिंग प्रचलित नहीं है। स्पेन और पुर्तगाल जो है, जो लगभग पठारी और पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार की प्रचलित है। इसके अलावा यूरोप में और कहीं भी इस प्रकार की पशुपालन वाली कृषि नहीं की जाती। आर्द्र पंपा तथा न्यूजीलैंड को छोड़कर शेष सभी प्रदेश अर्धशुष्क हैं। विशेषताएं: पशुपालन भूमि उपयोग का विस्तृत रूप है, जिसमें विशाल भूमि पर प्रति इकाई क्षेत्र पर साधारण पूंजी तथा मानव संसाधनों का निवेश पर्याप्त होता है। यह एक बड़े पैमाने पर होने वाली संक्रिया यानी ऑपरेशन है, जो कृषि की भूमि निम्न उत्पादकता का प्राकृतिक प्रतिफल है। रेंच बहुत विशाल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भेड़ फार्म का औसत आकार 8000 हेक्टेयर तथा मवेशियों के फार्म का आकार इससे भी बड़ा होता है। यानी एक विस्तृत प्रकार का है, लेकिन साथ ही व्यापारिक स्वरूप है इसका। तीसरी विशेषता है, पशुपालन करने वाले रेंचर्स बड़े बड़े फार्म गृहों यानी होमस्टीज। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ फार्मों की बाड़ाबंदी की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ फार्मों की बाड़ाबंदी उन्हें खरगोश से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। और रेंचों पर वनस्पति का समय आवरण रहता है। इसमें देशज घासें या चयनित घासें जैसे कि अल्फाल्फा, क्लोवर आदि उगाई जाती है। घासें प्रादेशिक स्तर पर भिन्न भिन्न स्वरूप इसका होता है, किंतु वे सभी कोमल तथा स्वादिष्ट होती है, जो पशुपालन के लिए आवश्यक है। अर्जेंटीना तथा ऑस्ट्रेलिया में शीतकाल में चारे का प्रयोग किया जाता है। पशुओं को संतुलित पोषक आहार भी खिलाया जाता है। भेड़, बकरी, मवेशी, घोड़े प्रमुख पशु हैं जो यूरोप से यहाँ लाए गए तथा वैज्ञानिक विधियों द्वारा इनकी नस्ल सुधारी गई। पशुओं का चयन विवेक द्वारा किया जाता है। प्रदेश के लिए सर्वोत्तम किस्म के पशु चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रदेश में किसी विशेष पशु तथा पशु उत्पादन का विशेषीकरण पाया जाता है, जो उस क्षेत्र के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। पशुओं के झुंड का आकार बहुत बड़ा होता है। पर्याप्त भोजन उपलब्ध होने के कारण पशु झुंडों को लेकर स्थान स्थान पर भटकना नहीं पड़ता। मवेशी पालक स्थायी फार्मों पर ही रहते हैं, किंतु कुछ क्षेत्रों में जैसे कि उत्तरी अमेरिका के प्रेरी प्रदेश के मवेशियों को मांस के लिए पहले मोटा होने के लिए मक्का पेटी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा जाता है। रेंचों का प्रबंधन वैज्ञानिक रीति से होता है। उत्तम नस्लों वाले पशु ही पाले जाते हैं। मवेशियां तथा भेड़ों को पशु रोगों से बचाने के लिए नियंत्रित रूप से टीके लगाए जाते हैं। पशु चिकित्सक नियमित रूप से पशुओं का परीक्षण करते हैं। ये जो उच्च तकनीक का जो उपयोग किया जा रहा है, इसमें पशुपालन उनके लिए एक तरह से पूंजी निवेश है, और पशुओं को बचाना, उनके स्वास्थ्य के ध्यान रखना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, इन सब बातों का उनके व्यापारिक स्वरूप पर असर पड़ता है। इस प्रकार से अधिक मानव श्रम के स्थान पर पूंजी और तकनीक का अधिक उपयोग इन क्षेत्रों में किया जाता है। रेंचों पर 3 प्रकार के मानव संसाधन नियुक्त होते हैं: प्रबंधात्मक, स्थायी श्रमिक एवं मौसमी। तो श्रम की आवश्यकता कम ही पड़ती है। मानव श्रम जो है वो यहाँ पर कम काम में लिया जाता है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम है। नगरीय बस्तियाँ बिखरी हुई होती है। परिवहन एवं संचार के साधनों का जाल कम विकसित होता है तथा शिक्षा की सुविधाएं भी सीमित हैं। तो इस कारण से इन क्षेत्रों में कृषि का जो स्वरूप है वो पशुपालन और विशेष रूप से विशिष्ट पशुपालन का देखने को मिलता है। रेंचों पर पशुपालन सुसंगठित बाजारों के लिए किया जाता है। भेड़ें मुख्य पशु है जिन्हें मांस तथा ऊन के लिए पाला जाता है। मवेशियों को वैज्ञानिक विधि से मोटा करके काटा जाता है, फिर उनके मांस को हिमीकृत यानी शीतल करके और डिब्बाबंद किया जाता है। इस प्रकार पशुपालन अति विशेषीकृत है। उत्पादन का प्रत्येक चरण अधिकतम लाभ के लिए नियोजित होता है। अर्जेंटीना डिब्बाबंद मांस के लिए, न्यूजीलैंड मटन तथा दूध उत्पादों के लिए तथा ऑस्ट्रेलिया ऊन के व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन सब के बारे में हम सामान्य जानकारी पूर्व में रखते हैं। और इसकी जो विशेषता है, वाणिज्यिक पशुपालन से नगरों का विकास हुआ, यानी इन क्षेत्रों में जो नगर है, चाहे उनका आकार छोटा है, जनसंख्या कम निवास करती है, लेकिन वे नगरों के रूप में विकसित हुए। वहाँ पर वो ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। तथा रेंचों से विभिन्न नगरों तक परिवहन के साधन विकसित हुए हैं। जो प्रमुख सड़कें हैं वे बहुत ही उत्तम क्वालिटी की हैं। दक्षिणी अमेरिका में ब्यूनस आयर्स, बाहिया ब्लांका, मोंटेवीडियो, रजोरियो तथा उत्तरी अमेरिका में सेंट लुइस, कनसास, ओमाहा आदि नगर पशुपालन व्यवसाय के कारण बड़े नगर बन गए हैं।
तो ये पूरे विश्व में एक विशिष्ट प्रकार का स्वरूप है। अब हम इसके आगे का जो स्वरूप है उसको कल अगले व्याख्यान में सुनेंगे। धन्यवाद।